जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 12th का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 2023-24 के सेशन के लिए होने वाला है। और आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म के ऑफिशियल एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिसके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। पेपर की वेटेज 80 मार्क्स की होगी और पेपर जो है वो मैं आपको हिंदी में कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, आपको अपना पेपर का पैटर्न समझने के लिए हर एक सब्जेक्ट के पेपर के जो सामान्य निर्देश हैं ये जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा। जिन बच्चों को पता है वो 2 मिनट आगे जा सकते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। देखिए, पेपर जो रहेगा इसमें टोटल आपके 5 खंड होंगे, जिसमें खंड नंबर 1 यानी कि खंड का जो रहेगा इसमें आपके 12 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। खंड खा जो रहेगा इसमें आपके 13 से 18 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में खंड सी यानी कि गा जो रहेगा इसमें 19 से 23 4 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा सेक्शन रहेगा खंड घ, इसमें पैसेज वेस्ट 4 नंबर के हमारे एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। कार्टून वेस्ट 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और एक मैप आएगा आपका 4 नंबर का। ठीक है। और सबसे बड़ा सेक्शन है हमारा 5वां। ठीक है। इसमें हमारे 27 से 30 यानी कि 6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों के चारों क्वेश्चन में ही आपको चॉइस यानी कि आंतरिक विकल्प अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पेपर का पैटर्न हो गया। अब ध्यान से एक चीज और समझो कि इस पेपर का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी 1 से 12 और 13 से 18 ये समझा दिए थे। यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 की वीडियो का, या फिर डिस्क्रिप्शन में वहां से देख लेना। ठीक है। आज हम समझेंगे 19 से 23 और 24 से 26 यानी कि ये जो 2 हमारे सेक्शन हैं C प्लस डी, ये हम आज समझेंगे। C प्लस में डी है। ठीक है। C प्लस डी ये आज समझेंगे। और कल की जो वीडियो रहेगी उसमें आपको 6 नंबर वाले आपके जो 8 क्वेश्चन आएंगे ये हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे ना समझ में कि अभी हम किस किस चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको समझेंगे। ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं। टोटल आपके 12 एमसीक्यू, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 4 नंबर के 5 पैसेज, कार्टून, मैप और 6 नंबर के बाकी के 4 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन ए था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। फिर सेक्शन बी था हमारा 2-2 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रही थी। आप सभी बच्चों का बहुत प्यार आया था उस पर। ठीक है। अच्छा सपोर्ट किया आपने, धन्यवाद इस चीज के लिए। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें 4 नंबर के टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके अब हम क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक जो है वो अथवा में दिया गया है। क्वेश्चन 19 हमारा क्या कहता है, दिया गया है दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति का वर्णन कीजिए। अर्थात जो एशिया का दक्षिणी पार्ट है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पहले ये 7 कंट्री ही शामिल थी, लेकिन 2007 के बाद में अफगानिस्तान को भी साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में शामिल कर लिया गया था। तो इन देशों की जो स्थिति है वो आपको बतानी है। और कैसी स्थिति बतानी है आपको, यहाँ पे जो शासन रहा था, ठीक है ना, शासन कैसा रहा था वो स्थिति आपको बतानी है। तो आइए एक एक करके शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन कंट्री हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने देश भारत और फिर जो श्रीलंका इसकी बात करते हैं। तो हम सभी को पता है 1947 के बाद में जब अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारत में लोकतंत्र कायम रहा है। ठीक इसी तरीके से श्रीलंका भी जब आजाद हुआ था अंग्रेजों से तो वहां पर भी लोकतंत्र कायम हुआ और आज भी है। लेकिन श्रीलंका में ना एक छोटा सा संघर्ष चलता है, जातीय संघर्ष, जो कि तमिल और वहां के जो श्रीलंकाई मूल निवासी उनके बीच में चलता है।
ठीक है। अब बारी आती है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, क्योंकि इतिहास में अभी से 70 साल पहले ये दोनों एक ही देश थे, पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। फिर बाद में बांग्लादेश जो था वो बेसिकली 1971 में एक नया देश बना। ठीक है। तो उससे पहले की बात करें तो चाहे पाकिस्तान की बात कर लें चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, इन दोनों ही कंट्री में कभी लोकतंत्र आता था तो कभी सैनिक शासन आ जाता था। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे लोकतंत्र और सैनिक शासन क्यों आता था, अभी आपको इसका आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण थे। अभी हम आपको यही वाला बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि देखो कॉन्सेप्ट में एकदम कड़ी से जोड़ के लाया हूं ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। ठीक है। फिर नेपाल की बात आ जाती है, तो नेपाल में 2006 से पहले जो था वो राजा का पूरे तरीके से शासन था। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, जहाँ पे संविधान की कोई ज्यादा मान्यता वगैरह नहीं थी। लेकिन 2 साल के बाद 2008 में इस संवैधानिक राजतंत्र को खत्म किया गया और फाइनली जो नेपाल था वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। फिर यहाँ पे भूटान आ जाता है, तो भूटान जो था 2008 से पहले ये भी एक संवैधानिक राजतंत्र था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र जो था वो एक बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। ठीक है। फिर मालदीव आ जाता है। 1968 तक मालदीव जो था वो एक सल्तनत थी। ठीक है, सल्तनत का गुलाम था कह सकते हो, या फिर सल्तनत का राज था ये कह सकते हो। 1968 के बाद में ये पूरी तरीके से गणतंत्र बना और अब यहाँ पे एक चुनावी प्रणाली अपनाई गई है, अधिछात्मक प्रणाली। ठीक है बच्चों, तो ये है जो दक्षिण एशिया के देश है इनकी स्थिति। अब दक्षिण एशिया के देशों में ही जो हमारे कंट्री आता है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में भाई कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सैनिक शासन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि कभी लोकतंत्र हो जाता है कभी सैनिक शासन हो जाता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? आइए वजह आपको समझाते हैं। देखिए, अथवा में हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ से पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो स्थायी नहीं रह पाता, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान में जो सेना है और जो धर्मगुरु हैं और जो बड़े बड़े लोग अमीर लोग हैं भूस्वामी हैं, इन लोगों का समाज में एक दबदबा है और इसी दबदबे की वजह से यहाँ पे कोई भी सरकार हो, ठीक है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह बना हो, उसको ये लोग अपने आप हटा देते हैं और हटा देते हैं तो ये सैनिक शासन जो है वो फिर से कायम हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि भाई यहाँ की जो सेना है, जो धर्मगुरु है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वही लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देते, वो सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए स्थायी नहीं रह पाता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर दूसरा कारण है कि अमेरिका हो गया या फिर अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अन्य जो पश्चिमी देश हैं, इन्होंने हमेशा से पाकिस्तान को एक ऐसे कंट्री के रूप में देखा है जहां से ये अपने स्वार्थ को साध सके, अर्थात ये अपनी जो जरूरतें उसकी पूर्ति कर सके, आतंकवाद को बढ़ावा दे सके। इसीलिए यहाँ पे सैनिक शासन ज्यादातर कायम होता रहता है। ठीक है। अब उसके बाद में है यहाँ पे तीसरा कि कहीं ना कहीं जो यूएनओ इस काम के लिए बनाया गया था कि देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको खत्म किया जाएगा और देशों में लोकतंत्र को स्थापित किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ज्यादा कोई मदद नहीं की है, ये भी एक इसका रीजन है। ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बच्चों कि पाकिस्तान को ना हमेशा से एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखा जाता था, अर्थात वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो ऐसा ही माना जाता था कि वो आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन ने की है। ठीक है। तो इन सभी रीजंस की वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र बहुत ही कम रह पाता था और सैनिक शासन वहां पे जो है वो ज्यादा देखा गया था। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए कि दक्षिण एशियाई के जो देश है इनकी क्या स्थिति है। ठीक है, और पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो आखिर क्यों नहीं रह पाता इसके रीजंस। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो पहले तो कितनी कंट्रीज इसमें शामिल हैं वो देखेंगे, फिर इंडिया एंड श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, इनकी हम बात करेंगे। ठीक है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डेमोक्रेसी नॉट बीइंग परमानेंट इन पाकिस्तान। क्यों नहीं है भाई परमानेंट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑफ द मैनी रीजन, बट 4 रीजन हमें यहाँ पे बताने हैं, तो वो आप यहाँ पे
देख सकते हैं। 4 नंबर का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत सारी बातें एक ही साथ यहाँ पे पता चलने वाली हैं। 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया लिखिए। अर्थात देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे ही विश्व में दो महाशक्ति थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो इसमें से कुछ कंट्री ऐसी थी जो ऐसा चाहती थी कि वो इन दोनों ही गुटों में शामिल ना हो, तो वो अपना एक अलग गुट बनाना चाहती थी। इसलिए आपने सुना होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना, वो बनाया गया था। तो वहीं कुछ यूरोपियन जो कंट्रीज थी उन्होंने अपना खुद का एक संगठन बनाया जिसे यूरोपीय संघ कहा गया। अब ये कैसे कैसे बना ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यूरोप जो था, यूरोप के कई कंट्री बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं क्योंकि इस युद्ध में उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो अमेरिका ने यूरोपियन जो कंट्रीज हैं इनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। इसी मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। क्या थी भाई मार्शल योजना? 1948 की मार्शल योजना किसने चलाई थी? अमेरिका ने। और क्या हुआ था इसके तहत? इस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि पश्चिमी यूरोप के वे देश जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है, फिर साथ ही साथ 1957 में 6 देशों ने, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटॉमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया ताकि ये अपनी जो सिक्योरिटी है और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको और अच्छा बना सके। ठीक है, फिर जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन होता है। ये एक ऐसा मोड़ था बच्चों, ये एक ऐसा कदम था यूरोपीय संघ के लिए कि जिसने इस यूरोपीय संघ को आर्थिक तौर पे तो मजबूत पहले ही बना हुआ था, अब इसके बाद में वो राजनीतिक तौर पे और ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गया था जब ये पार्लियामेंट का गठन हुआ। ठीक है, फिर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 20 लिख के हमें कमेंट में बताना है कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था उसकी एक एग्जैक्ट डेट क्या थी। ठीक है, डेट, डे और मंथ, मतलब डेट, मंथ और ईयर, ये आपको बताना है कि क्या था एक्चुअल में वो डेट। ठीक है, तो ओके, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि फरवरी 1992 में मासी ट्रस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ और विकिपीडिया के अनुसार 1 नवंबर 1993 को पूर्ण तरीके से जो यूरोपीय संघ है ये बन चुका था और इसमें वर्तमान में 27 देश। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों कि यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया को लिखिए। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो क्या इसका प्रोसेस रहा था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखते हैं एच तक पॉइंट है हमारे। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है ये ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 4 से 5 साल में जिस चैप्टर से आता है, चैप्टर नंबर आपका सेकंड, एक दल के पूर्वोत्तर दौर की राजनीति जो भी है, ठीक है, तो वो आपका 4-5 साल से चैप्टर नहीं आ रहा था लेकिन इस साल आ रहा है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को समझना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आजादी के बाद भारत में जो प्रथम आम चुनाव थे इसको करवाने के लिए चुनाव आयोग को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अच्छा, आप ना एक चीज अपने दिमाग में सोचिए, इमेजिन कीजिए जो मैं यहाँ पे बात कह रहा हूँ। मान लीजिए आप उस सिचुएशन में हैं कि जब 1947 में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत आजाद हुआ, लगभग 80 लाख लोगों को पलायन की समस्या का सामना करना पड़ा, वो बेघर हो गए। अब ऐसे में भारत में मौजूद तकरीबन 100 करोड़ की जनसंख्या के बीच में चुनाव करवाना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन जैसी चीज लग रही थी, क्योंकि पहले तो 14 से 17% ही लोग पढ़े लिखे थे और लोगों को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी। इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक तौर पे भी भारत जो था उससे काफी ज्यादा गरीब हो चुका था। तो ये चीजें थी।
तो अब इसी को यहाँ पे हम अपनी इमेजिनेशन को ही यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 यानी कि तकरीबन 5 से 6 महीने तक ये जो प्रथम आम चुनाव थे ये करवाए गए थे। ठीक है, अब इस दौरान चुनाव आयोग को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती ये रही थी कि भारत की आजादी के बाद तकरीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या भारत में निवास कर रही थी, जिसमें से कुछ ही तकरीबन 15% ही लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे। तो ऐसे में चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। साथ ही साथ हम सभी को पता है लगभग 565 रियासतें उस समय भारत में मौजूद थी। तो इन रियासतों के और बाकी जो अन्य राज्य इनके बीच में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह, तो हुआ भी यही। अब इसको हम थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, फिर समझते हैं। अगला पॉइंट, चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने पहले तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जरूरी समझा, क्योंकि जब तक चुनाव एरिया का पता नहीं चलेगा तब तक आप चुनाव करवा ही नहीं सकते। तो पहले ये काम किया उन्होंने। दूसरा काम, तकरीबन 100 करोड़ की जो जनसंख्या है, इस 100 करोड़ की जनसंख्या में किन किन व्यक्ति को मतदाता जो मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं है, उसकी सूची तैयार करना एक बहुत ही बड़ा काम लग रहा था, बहुत ही बड़ा ऐसा काम जो शायद ना हो पाता। ठीक है, उस वक्त देश में लगभग 17 करोड़ मतदाता था। कितने? 17 करोड़ मतदाता थे, और जिसमें से महज 15% ही 15% ही पढ़े लिखे थे। ठीक है, जिसमें से 3200 विधायक थे और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने जाने थे। ठीक है, अब कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचा जाना था। अर्थात नॉर्मली क्या होता है कि जो मतदान होता है अभी हम मशीन से कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता था, जो पेटी वगैरह होती थी, पर्चा होता था, उसी पे अपना अंगूठा लगा के डाल दिया जाता था। तो वही एक विशेष पद्धति यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई जानी थी। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लिए तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा अधिकारियों को, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। अब एक चीज आप समझो, पहले तो चुनाव करवाने हैं कितनी जनसंख्या के बीच में? 100 करोड़ जनसंख्या के बीच में, जिसमें से 3200 विधायक और 489 सांसद चुने जाने हैं। ठीक है, अब अभी जो चुनाव कर्मी हैं, चुनाव के लिए जो अधिकारी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं इस बारे में। तो चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इन अधिकारियों को कैसे सिखाया जाए, कैसे चुनाव कर्मियों को सारी बातें बताई जाए, कैसे समझाया जाए कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये भी बड़ी चुनौती इनके सामने आ गई थी। ठीक है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पहला आम चुनाव अनूठा नहीं बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी, और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र की परीक्षा की कठिन घड़ी थी। लेकिन पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अरे ये तो अलग बात है। अब एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पर ना जो कुछ इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाएं थी, वो भारत के इस चुनाव का ना हंसी मजाक उड़ा रही थी कि ये तो नहीं हो पाएगा, इसके बारे में निगेटिव एस्पेक्ट रख रही थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो उन सभी पत्र पत्रिकाओं की बोलती बंद हो गई, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हुए, रिजल्ट भी आया, प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री सब बने, और कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय चुनाव आयोग की सबसे बड़ी विशेषता रही जब भारत आजाद हुआ था तब। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लिया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए आपको समझाने के लिए आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अब अच्छी तरीके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा इंग्लिश में देख लीजिए कि व्हाट चैलेंजेस डिड इलेक्शन कमीशन हैव टू फेस इन ऑर्डर टू कंडक्ट द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कैसे लिखेंगे आंसर भाई? पहले 4 पॉइंट आप ये लिख दें। ठीक है, उसके बाद में जो और पॉइंट है वो आप इजीली यहां से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में हमसे पूछा गया है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों का वर्णन कीजिए। अब क्या होते हैं भाई सुरक्षा के पारंपरिक तरीके? आइए एक एक करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से सबको यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है
कि न्याय युद्ध जरूरी है, अर्थात किसी भी देश को जो युद्ध है वो उचित कारणों से, यानी कि अपनी आत्मरक्षा करने के लिए या फिर दूसरी जो कंट्री है उसका जनसंहार हो रहा है तो उसे बचाने के लिए करना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप रोड पे चल रहे हैं और कोई आपसे जो है हैवी बंदा आके आपको दो चार रख देता है, तो ऐसे में आप उसके साथ फाइट कर सकते हैं क्योंकि आप आत्मरक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो युद्ध जो है वो किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के प्रति हो सकता है कब, जब आत्मरक्षा की बात आ जाए, ठीक है। उसके बाद में बल उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए और वो भी सीमित, अर्थात पहले तो बातचीत कर लो, जो भी झगड़ा है उसे सुलझा लो, अगर नहीं सुलझता है तब बल उपयोग करो, और वो भी कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। बल उपयोग भी सीमित हो, हिंसा का इस्तेमाल बहुत ही कम होना चाहिए, और जो युद्ध के संसाधन है इनका भी सीमित उपयोग हो। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से हमले किए गए थे। तो आज भी तकरीबन आज भी 80-90 साल बाद भी वहां पे जब बच्चा पैदा होता है, कोई शिशु जन्म लेता है, तो उस पर उस हमले के जो प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं, 0.001% ही क्यों ना देखा जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में जो युद्ध संसाधन है उनको कम उपयोग में करना चाहिए, ठीक है। संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्था व्यक्ति, आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप किसी के साथ में युद्ध करते हैं, आपके सामने वो बंदा कहता है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, वो निहत्था है, वो कहता है मैं संघर्ष नहीं करना चाहता, तो आपको उसे नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में ये बात भी कही जाती है कि निरशस्त्रीकरण, अर्थात जो शस्त्र है उनको खत्म करो, अस्त्र नियंत्रण, शस्त्रों को नियंत्रण करो, एक दूसरे के प्रति विश्वास की बहाली करो, और ताकतवर देश जो है इनको अपने कुछ हथियार जो बड़े खतरनाक है उनको कम भी करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 1972 में जो जैविक हथियार संधि की गई थी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ताकि आगे चल के ऐसे कोई हथियार ना बनाए जाए। 1992 की रासायनिक हथियार संधि CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन हुए थे, इसमें हथियारों को बनाना रखना प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट है सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के बारे में। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं कि डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये पॉइंट है, इजीली आप यहां से देख सकते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 जो है ये है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है, कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल आखिर था क्या। तो आइए समझते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल आखिर था क्या। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जापान में स्थित एक जगह है जिसका नाम है क्योटो। तो जापान में स्थित क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को यह अपनाया गया था, और 16 फरवरी 2005 को पूर्ण रूप से ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये पूरी तरीके से लागू हो गया था, जिस पर 26 अगस्त 2002 में भारत ने अपने हस्ताक्षर किए थे। अच्छा रुकिए, अब ना आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ। यहाँ पे ना आप ध्यान दीजिएगा, तो बहुत से आपके एमसीक्यू बनते हैं। जैसे ये जो क्योटो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, जापान में। इसको कब अपनाया गया था, 11 दिसंबर 1997 को। पूरी तरीके से कब लागू हुआ था, 16 फरवरी 2005 को। भारत ने कब साइन किया था, 26 अगस्त 2002 को। तो इस बात को जरूर याद रखना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो वो एमसीक्यू में आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 2। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अर्थात इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात कही गई थी, इसमें यह कहा गया कि ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, और मेनली उन कंट्री के लिए सबसे ज्यादा ये मान्य रखता है जो विकसित कंट्री है, और ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती जा रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है, इसका सबसे बड़ा हाथ है, और ये जो उत्पन्न है ये सबसे ज्यादा उत्पन्न करती है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इसीलिए चाइना, भारत और ऐसे बहुत सारी कंट्री जो अभी भी विकास के रास्ते में है, विकास कर रही है, उनको इन बाध्यताओं से अलग रखा गया। कुछ तो रखेंगे लेकिन पूरी नहीं, ठीक है ना। इसीलिए जो आलोचक हैं उनका ये मानना है कि तुमने जिस तरीके से विकसित कंट्रियों जो देश हैं उन पर पूरी बाध्यताएं क्योटो प्रोटोकॉल की लगाई हैं, वैसे ही बाध्यताएं
तुम्हें विकासशील देशों पर भी लगानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले कुछ ही दशकों के अंदर, सालों के अंदर, जो चाइना और भारत है ये भी विकसित देशों की तरह ही जो इन्वायरमेंट है उसको पॉल्यूटेड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना। तो ये क्लोरोफ्लोरो ये क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो था इसकी विशेषता थी और इसके बारे में ये कुछ बातें थी। ठीक है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल समझ में आ गया। इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्क्राइब दी क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये था क्या, इसके बारे में आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप सभी के सभी जो पॉइंट है इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने अपना जो सेक्शन नंबर सी था इसको कंप्लीट कर लिया बच्चों। टोटल हमारे 4 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, एक में चॉइस मिली थी और सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, फिर क्वेश्चन नंबर 20, फिर क्वेश्चन नंबर 21, फिर क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर डी की, जिसमें पैसेज पर बेस्ड 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, कार्टून पर बेस्ड 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और एक मैप आएगा 4 नंबर। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों को और समुदायों को, या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। यद्यपि इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। संकीर्ण अर्थों में व्यक्तियों और समुदायों को खराबे से बचाना मानवता की सुरक्षा है, खतरे से बचाना बेसिकली है, जबकि व्यापक अर्थों में यह अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। दिया गया है 24.1, सुरक्षा की जरूरत किसे है। तो अभी हमने देखा सभी को है, यानी कि समूची मानवता को है। सेकंड, दिए गए गद्यांश के अनुसार संकीर्ण अर्थों में सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा क्या है, व्यक्तियों को खून खराबे से बचाना, व्यक्तियों और समुदायों को खून खराबे से बचाना, या फिर समुदायों को। तो संकीर्ण अर्थों में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यक्तियों को और समुदायों को, दोनों को ही। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तीसरा, दिए गए गद्यांश के अनुसार व्यापक अर्थों में सुरक्षा क्या है। तो अभी हमने देखा अभाव और भय दोनों से ही मुक्ति। ठीक है, उसके बाद में किन खतरों से भाई व्यक्ति को बचाया जाना चाहिए। तो व्यक्तियों को जो है महामारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, आतंकवाद से, सभी से बचाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये था कॉन्सेप्ट इस वाले का। अब इसको इंग्लिश में देख लेंगे। तो इंग्लिश के लिए इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो जो पूछा गया है। सीधा सीधा मैं क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द नीड ऑफ सिक्योरिटी, या फिर हु इज नीडेबल फॉर सिक्योरिटी। इट इज टू ऑल द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। What is the security in the narrow sense as per the given passage? It saves individuals and communities from bloodshed. And as per the given passage, what is the security in broad sense? It is freedom from both lack and fear. From what dangers should individuals be protected? Protected. It's all of the above. Okay. So now let's move question number 25 और जो कि है आपका मैप। अब मैप 4 नंबर में देखिए क्या है, मैप है आपका यूरोपीय संघ वाला। ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना देश आपको पहचानना है, दूसरा यूरोपीय संघ का एक नया देश आपको पहचानना है, तीसरा यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, और चौथा वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये तो देखो आपका मैप कैसे आएगा। ये तो 4 रहेंगे आपके इस तरह से क्वेश्चन। अब इन्हीं 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी ये एक टेबल। अब टेबल जो रहेगी बच्चों, यहाँ पे क्रम संख्या ये मिलेगी आपको, ये जो अक्षर हैं और ये जो नाम हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको भरनी होगी। ओके, और मैप आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें जो जो जानकारी हमें दी गई थी उसको हम देखते हैं। तो पहली जानकारी दी गई है कि यूरोपीय संघ का जो पुराना सदस्य देश है एक, इनमें से वो कौन है। तो वो कौन सा है बच्चों, यूरोपीय संघ का पुराना देश, वो है सी। ये है हमारा सी, जिसको हम बोलते हैं
आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, सेकंड है यूरोपीय संघ में शामिल जो नया देश है ये कौन है। तो नया देश कौन सा है बच्चों, नया देश है पोलैंड। तो ये रहा दूसरे के लिए ए, इसको बोलते हैं पोलैंड। ठीक है, अभी मैं नाम लिख रहा हूं फिर आपको भरना सिखाऊंगा। ओके, उसके बाद में तीसरा क्या है कि यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो वो कौन सा है बच्चों, वो है फ्रांस। और फ्रांस कहाँ पे है, ये रहा बी। तो तीसरे के लिए बी और जिसका नाम है फ्रांस। अब चौथा जो रहता है वो तो आपको पता ही होगा कौन सा है, वह देश जिसने 2016 में अलग होने का निर्णय लिया था, वो कौन सा है, उसको बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, तो डी फोर्थ के लिए हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो अब एक एक करके हम मैप में देख, वो जो टेबल है ना हमारी, कहाँ पे, ये रही, इसमें भरेंगे। तो पहली जानकारी के लिए जो अक्षर है वो सी है और राज्य का नाम है आयरलैंड। दूसरी जानकारी के लिए अक्षर ए है और राज्य यानी कंट्री का नाम है पोलैंड। तीसरी जानकारी के लिए अक्षर बी है, कंट्री का नाम है फ्रांस। चौथी जानकारी के लिए अक्षर डी है और कंट्री का नाम है ब्रिटेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैप वाला पोर्शन कंप्लीट। समझ गया अच्छे तरीके से। अब इंग्लिश में तो खैर बता ही दिया, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं कार्टून वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, अर्थात अगर शांति से नहीं समझोगे तो युद्ध से समझाएंगे। ठीक है, अब ये कार्टून जो है इसके आधार पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26.1 क्या कहता है कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये किस देश की ओर इंगित कर रहा है। अब ना आप इसको ध्यान से समझो, इसके हाथों में यूएनओ है और इस हाथ में वॉर है। तो इतनी पावर किसके हाथ में है जो यूएनओ के जो क्या नाम होते हैं फैसलों को बदल सके और जो युद्ध भी कर ले। ठीक है ना, ये इतनी पावर किसके पास में है, अमेरिका के पास। उस समय अमेरिका के पास में थी। तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है। तो अभी हमने देखा लिखा हुआ है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का निशान। ठीक है, उसके बाद 26.3, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के बाएं हाथ में क्या दर्शाया गया है। तो बाएं हाथ में वॉर यानी कि युद्ध को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है 26.4 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत में है नहीं, जापान में है नहीं, फ्रांस में है नहीं, कहाँ पे है फिर, अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। समझ गए। तो ये आपका हो गया कार्टून वाला एमसीक्यू। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख लीजिए। वैसे इंग्लिश में तो यहाँ नहीं, यहाँ पे है कि टू विच कंट्री इज द पर्सन शो इन द प्रेजेंट कार्टून पॉइंटिंग अमेरिका, वो सिंबल इज ऑन द राइट हैंड ऑफ द पर्सन शो इन द कार्टून, इट्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड what is the shown in the left hand the person show in the cartoon, it's warning। warning तो नहीं होगा, ये war होगा। ठीक है, 26.4, what the head where is the headquarters of the United Nation in America, New York। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया अपना जो आपका था क्या बोलते हैं सेक्शन नंबर डी, ये भी समझ गए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे इस पेपर का हमारा सबसे आखिरी सेक्शन बच जाता है और वो है सेक्शन नंबर ए, जिसमें 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे और चारों ही क्वेश्चन में 4 चॉइस मिलेंगी, यानी कि टोटल 6 नंबर के 8 क्वेश्चन, जिसे मैं आपको कल की वीडियो में समझाऊंगा, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 3 इन दोनों वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए बच्चों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना, ठीक है, कि आपको आज का जो पेपर मैंने समझाया वो समझ में आया नहीं, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।